गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रेशम के बारे में, यानी जो एक जांतव रेशा है। हमने पादप तंतुओं के बारे में पढ़ा है और किस प्रकार जांतव रेशे मिलते हैं, जांतव रेशों के बारे में पढ़ा। भेड़, ऊन, बकरी, ऊँट, बकरी आदि से हमें किस प्रकार रेशा मिलता है, उसी जांतव श्रेणी के अंदर है रेशम। देखिए, रेशम है वो कैसे प्राप्त होता है, इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका जो कीट है उसका जीवन चक्र क्या है, ये सारी जानकारी हमें इस वीडियो से मिलने वाली है। देखिए, रेशम है वो रेशा जांतव रेशा है। क्यों? क्योंकि वो रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट है वो रेशम के फाइबर या तंतु बनाता है और इन्हीं तंतुओं से हम क्या करते हैं, फिर रेशा प्राप्त करते हैं, रेशम बनाते हैं। रेशम को बनाने के लिए हमें पहले रेशम के कीटों को पालना पड़ता है और रेशम के कीट पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। ध्यान रखें, रेशम कीट पालन क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर कहलाएगा। ठीक है। देखो, हमें रेशा प्राप्त करना है जंतु का, तो जंतु पालना पड़ेगा। जी आप पहले पार्ट में देखो, भेड़ पालन को काम हो, ऊँट पालन को काम हो, तो जो बकरी पालन को काम ही काम है, तो आपा वन पालन करके ही बांसा आपा रेशो प्राप्त कर सका। बम भी सगे खास बात आए कि वर्णात्मक चयन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो पूरा अपन रेशम की बात कर रहे हैं, तो रेशम कीट अपन पालना पड़ सही। ठीक है। तो अपन देखा रेशम कीट को के जीवन चक्र है, के साइकिल है, क्या पालनो है, क्या वो अवस्था परिवर्तन करे, क्या विषापा रेशो प्राप्त करा। चलिए देखते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। देखो, मादा रेशम कीट है वो अंडे देती है। ठीक है। जहाँ पा अपने घर में भी देखा, तो जहाँ मुर्गी वगैरह, पक्षी वगैरह अंडा देवे, और गाय, बकरी, ये पशु वगैरह तो सीधा बच्चा पैदा करे। तो अलग अलग जीव का जो संतान उत्पन्न करने का प्रोसेस है वो अलग अलग होता है और उनकी अवस्थाएं भी अलग अलग होती है। तो रेशम कीट में क्या होता है कि मादा रेशम कीट है वो अंडे देती है और इन अंडों से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। और रेशम कीट के अंडों से जो लार्वा निकलता है उसे कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। अब ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे? उसे प्यूपा कहेंगे। लार्वा से वो किस अवस्था में आ गया? प्यूपा। साथ ही साथ उसे कोशित भी कहते हैं। तो लार्वा से जब वो प्यूपा अवस्था में आता है तो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। कौन? रेशम कीट। ये जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। जहाँ पर देखेंगे अपना आसपास पेड़ा पर या न जठ भी जगह मिले, पक्षी है, चिड़ी वगैरह देखा जाओ, घोंसलो बनावे ताकि भी घोंसले के अंदर भी आराम से रह सके। तो यही एक जाल है वो रेशम कीट आपके चारों तरफ बुन लेवे और ये जाल क्या करेगा? उसे अपने स्थान में रहने में सहायता करेगा। फिर ये अंग्रेजी की संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। किस रूप में? 8 के रूप में। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ छोड़ता है। यहाँ जो कैटरपिलर है वो प्रोटीन से बना हुआ एक पदार्थ छोड़ेगा। ठीक है। और वो कब छोड़ेगा? जब वो अपने शरीर को, ठीक है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर को 8 के रूप में ले जाएगा, तब छोड़ेगा। और ये प्रोटीन का जो स्राव है वो कठोर होकर सूख जाता है और रेशम का धागा बन जाता है। अब जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों में ढक लेता है, यानी जो निकलता है धागा उसके चारों लिपटता रहता है और लिपटने से वो क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता है। जब वो धागा उसके चारों लिपट जाता है तब बना हुआ आवरण है वो क्या कहलाता है? कोकून। ध्यान रखें, कैटरपिलर है उसके चारों ओर तब धागा लिपट जाता है और वो उसके अंदर पूरी तरह से समाहित हो जाता है, तब वो संरचना बनती है, वो क्या कहलाती है? कोकून या कोया कहलाती है। ठीक है। कीट के आगे का जो विकास है अब इस कोकून के अंदर ही होता है।
ठीक है। अब रेशम के रेशों का उपयोग रेशम वस्त्र बनाने में करते हैं, आप सब जानते हो, ठीक है। लेकिन रेशम का जो रेशा है वो ध्यान रखें स्टील के तार जितना मजबूत होता है, वो कमज़ोर नहीं होता, वो ज़्यादा मजबूत होगा। यहाँ नीचे अपने वो चित्र दे रखे हैं, जैसे हम देखें तो ये नर और ये मादा दोनों रेशम कीट है। नर है वो हमेशा मादा रेशम कीट से क्या होगा, छोटा होगा। वहीं ये देखिए शहतूत की पत्ती दिखा रहे जिस पर अंडे पड़े हैं, ये रेशम कीट है। और ये जब वो खोल बना लेता है जिसके अंदर अब उसका जीवन चक्र चल रहा है, तो वो है कोकून। और ये कोकून में विकासशील क्या है, कीट है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कोकून के अंदर विकसित होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त करते हैं और उससे जो रेशम मिलेंगे उससे तैयार हो जाएगा। ध्यान रखें कोकून अवस्था से ही हमें रेशम प्राप्त करना पड़ता है, बाद में रेशम प्राप्त नहीं होता, वो काम का नहीं रहता। रेशम कीट है वो अलग अलग तरह के होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग दिखाई देते हैं। इसके कारण क्या होगा कि वो खुद अलग अलग किस्म के हैं, तो उनसे बनने वाला जो रेशम का धागा है उसका गठन, रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए रेशम भी अलग अलग प्रकार का होता है। यानी रेशम कीट जब अलग अलग किस्म के हैं तो उनसे प्राप्त होने वाला धागा भी गठन में, रुक्षांश में, चिकनाहट में, चमक में अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, अन्य प्रकार के रेशम, विभिन्न प्रकार के रेशम हैं, वो रेशम कीटों से तैयार किए जाते हैं, रेशम कीट में कोकून से। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। यानी शहतूत के पौधे पर रह के जो जीवन चक्र चलाता है वो जो शहतूत रेशम कीट कहलाता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला जो रेशा है, किस कीट से, शहतूत के पौधे पर जो जीवन बिताता है उस रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम है वो फाइबर, मृदु, चमकदार और लचीला होता है, ठीक है। मृदु है, चमकदार है, लचीला है और इसको सुंदर अन्य रंगों में रंगा जा सकता है। अब बात आती है कि रेशम कीट का किस प्रकार का प्रोसेस चलन में चलता है, पालन कहाँ कैसे होता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये था रेशम कीट की अवस्थाओं को दर्शाता हुआ एक चित्र। अब देखिए यहाँ हम पर देख रहे हैं कोकून से रेशम तक। हमने पिछले पार्ट में देखा है, यहाँ हमने कि रेशम प्राप्त करने के लिए हमें कोकून अवस्था से रेशम लेना पड़ेगा। जो उसके चारों खोल बना है वो क्या कहलाएगा, कोकून कहलाएगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालते हैं और फिर उनके कोकून को एकत्रित करके रेशम के तंतु प्राप्त किए जाते हैं। उन तंतुओं से फिर रेशम तैयार किया जाता है। तो अब रेशम कीट पाले कैसे, हमने विचित्र में देखा था शहतूत पर अंडे हैं, हमें शहतूत रेशम ही पालना पड़ता है। यानी सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, शहतूत के पौधे। देखो आप घर के अंदर जानवर रखा, चाहे वो मुर्गे पक्षी के रूप में है या बकरी भैंस के रूप में, तो आप के लिए चारों तो चाहिए जिसी कौन चाहिए सी, तो बा स्थिति हो रहा है। आप जब रेशम कीट पाला तो भी को भी चारों चाहिए सी। तो रेशम कीट को पालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें शहतूत के पेड़ लगाने पड़ेंगे क्योंकि उन पे जीवन चक्र उसका चलेगा। रेशम कीट कोई कीट पालन में क्या होता है, कोई भी मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। अब अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों या कागज़ पर संग्रहित किया जाता है और उन अंडों को रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। अब रेशम कीट पालने वाले किसान हैं या अन्य पालक हैं, उनको क्या होता है कि वो अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखते हैं जहाँ उचित ताप हो, उचित आर्द्रता हो और अंडों को रखने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हो, वहाँ वो उनको स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखेंगे। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है। इससे क्या होता है कि उपयुक्त ताप तक जब गर्म रखा जाता है तो अंडों से लार्वा निकलता है। क्या निकलता है, लार्वा। जब लार्वा निकल आए तब ये काम किया जाता है, ठीक है। जब शहतूत के वृक्ष पर नई पत्तियां आती है, यानी अंडों से लार्वा निकलेगा, ये कब का काम है, ये तब का काम है जब शहतूत के
पौधे पर नई पत्तियां आए। अब जो लार्वा निकला है वो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाएगा। अब वो दिन रात क्या करेगा, शहतूत के पौधे की पत्तियों को खाता रहेगा और अपना माप या साइज है वो बढ़ाता रहेगा, भोजन मिलता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। लार्वा को शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बांस की साफ ट्रे में रखते हैं। अब जो लार्वा है उसको ट्रे में रख देते हैं साफ में, और शहतूत की ताज़ा कटी कटी पत्तियां हैं उनके अवशेष भी उसके अंदर रख दिए जाते हैं। ठीक है, और ये 25 से 30 दिनों तक का काम चलता है। 25 से 30 दिनों बाद में क्या होता है, कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। अब वो खाना बंद कर देते हैं तो कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। यानी उनके लिए पहले से ही क्या बना के रखे जाते हैं, बांस के छोटे छोटे कक्ष बना के रखे जाते हैं, उनमें चले जाते हैं। ठीक है, इसके लिए ट्रे में छोटी रैंक या टहनियाँ रख दी जाती है, जिससे क्या होगा, जिनमें वो जाते रहेंगे तो कोकून आपस में जुड़ते रहेंगे। कैटरपिलर या रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिससे भीतर प्यूपा विकसित होता रहता है। ठीक है, अब जो वो कोकून बनाएंगे उन कोकून के अंदर ही लार्वा से कौन सी अवस्था बनेगी, प्यूपा अवस्था उनके अंदर तैयार होती रहेगी। ठीक है, अब रेशम को हम कैसे तैयार करें, ध्यान रखिए कोकून अवस्था से ही हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं। यदि कीट विकसित होकर कोकून को तोड़कर बाहर आ गया, अब वो रेशम किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हमें कोकून या कोया अवस्था से ही उस रेशम को प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो रेशम का संसाधन कैसे करते हैं, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी रेशम के बहुत ज़्यादा कोकून की ढेरी मिल गई। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रख देते हैं या गर्म पानी में डाल देते हैं या भाप में रख देते हैं। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर अलग अलग हो जाते हैं। यानी अगर वो तोड़ के कीट पहले बार आ गया तो कोई काम का नहीं है, इसलिए कोकून अवस्था से ही उनको गर्म पानी में रख देंगे, भाप में रख देंगे, धूप में रख देंगे। इस प्रक्रम में क्या होगा, रेशम के फाइबर अलग अलग हो जाते हैं। अब रेशम के रूप में इनका उपयोग करें, इसके लिए क्या करते हैं, कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने के लिए उस रेशों को लपेट लिया जाता है। तो या उसको बनाने की क्रिया है वो रीलिंग कहलाती है। अब रीलिंग है वो अलग अलग मशीनों से की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशे को निकालती है, फिर रेशम के फाइबरों की कताई करती हैं, जिससे रेशम के धागे अलग हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, और बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुन लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार कोकून अवस्था को गर्म पानी में डालकर है वो धागे अलग किए जाते हैं। धागा जब अलग अलग हो जाता है तो उसको रेलिंग कर लिया जाए, उस पर लपेट लिया जाता है, मशीनों से काम हो जाता है। अब देखिए नीचे पहली के दिमाग में प्रश्न है, क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई बुनाई एक ही प्रकार होती है? देखो यह ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो कपास है वो तो एक पादप तंतु है और वहीं रेशम है वो जांतव तंतु है। ठीक है, और पादप है या जो कपास का पादप है वो इस प्रकार देखिए गोलक के रूप में मिलता है अपने को, और उसके अंदर वो खुलता है तब हमें धागा अलग अलग करना पड़ता है, उसको बत्ती सी बना के हमें लपेट के अलग करते हैं, मोटा होता है वो, और इसके अंदर वो पहले से कोई से रूप में निकलता है, धागा लपेटे में निकलता है तो धागा सा ही मिलता है वो। ठीक है, इस प्रकार ये वो पादप वाला या कपास वाला पहले से मोटा रेशा होता है, ये रेशम वाला काफ़ी पतला होता है। ठीक है, इस प्रकार जो रुई का रेशा है या कपास का वो कमज़ोर भी होता है, जबकि रेशम का है वो काफ़ी शक्तिशाली या स्टील जितना मजबूत होता है। देखो रेशम की खोज का भी एक दिलचस्प बात है कि रेशम की खोज का यथार्थ समय पूरा नहीं पता है कि कब उसका खोज हुआ था, लेकिन प्राचीन एक किंवदंती है जो सुनी सुनाई है कि चीन के सम्राट थे हुआंग टी। कौन थे? हुआंग टी, और उनकी पत्नी थी सी लुंगची। तो एक बार हुआंग टी ने अपनी पत्नी सी लुंगची को कहा कि बगीचे में जो शहतूत के पौधे लगे हुए हैं उनकी पत्तियां क्षतिग्रस्त क्यों हो रही है, उसका पता लगाओ। तो सम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि यानी कीड़े शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि
अपने इर्द गिर्द एक चमकदार कोकून बुनते हैं। संयोग से एक दिन क्या हुआ, एक कोकून है वो उनके चाय के प्याले में गिर गया। अब जो ही वो चाय के प्याले में गिरा, चाय गर्म थी, अब कोकून ने धागा छोड़ना शुरू कर दिया और नाजुक धागों का गुच्छा खुल गया। इसी से बाद में इस धागे के बारे में जानकारी मिली। तो शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हो गया और सैकड़ों सालों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया, किसी को नहीं बताया गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से देखो ये यात्री है वो रेशम के लेकर यात्रा करते थे, वो मार्ग आज भी सिल्क रूट के नाम से या रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।